जय हिंद, आदाब, अभिनंदन, आभार। स्वागत करता हूं मैं वजीर कुमार। आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी। वन शॉट में पूरी इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करने वाले हैं। तो आ जाओ जल्दी जल्दी से फटाफट। अगर अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के अबाउट में कुछ भी नहीं सुना है या कुछ पढ़ा है तो अच्छे से पता भी नहीं है, तो मैं वादा करता हूं 20 से 25 मिनट इस वीडियो को दीजिए। जितने टाइम का ये लेक्चर है आप पूरे इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे अटेंशन से देखिए। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का एक एक टर्म आपको समझ में आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होते हैं, उनके सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, उनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, पैरेलल और सीरीज के सर्किट अगर दे देते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीजें अपन समझने वाले हैं। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरे चैप्टर देखिए, पूरी वीडियो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में अपन कहानी स्टार्ट करते हैं चार्ज से। भाई चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। चार्ज किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो क्या करता है? इट कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन अनदर बॉडी। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी में चार्ज है, तो जिस बॉडी में चार्ज है वो किसी दूसरे बॉडी में अपना फोर्स लगाएगा। या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा या तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। चार्ज बस यही काम करता है। तो अगर कोई बॉडी में चार्ज है तो वो क्या करता है? अपना फोर्स एक्सर्ट करता है। या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। चार्ज दो टाइप्स के हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों रिपल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज है तो दोनों रिपल करेंगे। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो दोनों अट्रैक्ट कर देंगे। कहने का मतलब यह है, अगर सेम चार्ज है तो रिपल ईच अदर, दोनों सेम नेचर के चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे, रिपल करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज की यूनिट हो जाती है कूलम। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करता हूं, ये इसके एसआई यूनिट होती है। ध्यान रखिए, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन दैट इज +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम कितना होता है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम। यानी एक कूलम में इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आप लोगों को 10th के लेवल में ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला क्या? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यह है कि चार्ज को ना तो बना सकते हो ना ही मिटा सकते हो। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को हम नहीं बना सकते। इट कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है। हम एनर्जी को बना नहीं सकते, हम एनर्जी को मिटा नहीं सकते हैं, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म, आप समझ लीजिए कोई डीजल है, डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, और उससे मेरे को कोई दूसरी एनर्जी बनानी है जैसे इलेक्ट्रिसिटी। तो उस मैकेनिकल एनर्जी को, उस डीजल को मैं किसमें डाल दूंगा? उस डीजल को उठा के मैं डायनेमो में डाल दूंगा, जनरेटर में डाल दूंगा। तो वो डायनेमो करता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को लेता है और इलेक्ट्रिसिटी में दे देता है। भाई एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। मैंने डीजल बनाया थोड़ी है, मैं डीजल बना नहीं सकता। तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज एक परफेक्ट नंबर के अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा, परफेक्ट अमाउंट में देखने को मिलेगा। ऐसे रेयरली चार्ज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल जाएगा। सर मैं क्या 4.5 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं? नहीं ले सकता है तू।
भाई 4.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब यह है कि या तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 20 इलेक्ट्रॉन होगा। माइनस में कर ले, -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बोलेंगे सर क्या 4.5 चार्ज, 4.5 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज पॉसिबल हो सकता है? 4.6, 4.7 या फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल हो सकता है? तो फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल नहीं है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है। अगर मैं मार्केट से एक मार्कर खरीदने जाऊंगा तो या तो मेरे को 1 मार्कर मिलेगा, या 2 मार्कर मिलेगा, 3 मार्कर मिलेगा, 4 मार्कर मिलेगा। मैं कुरकुरे की पैकेट खरीदने जाऊंगा तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 100 मिलेगा। मैं बोलूं 99.5 मेरे को कुरकुरे का पैकेट दे, तो कैसे देगा भाई? नहीं मिलेगा ना। परफेक्ट अमाउंट है, 5 रुपए का 1 है तो 10 रुपए का 2 मिलेगा, फिर अगले और 5 रुपए बढ़ाओगे तो फिर 1 मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज को आप, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, आप इसको ज्यादा बेसिक चीजें लेके नहीं चलना है। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं डिवाइड कर सकते। अब बारी आती है करंट की। भाई करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। जो नेट चार्ज होता है अगर फ्लो करने लगता है उसको बोलते हैं करंट। यानी चार्ज का फ्लो होना ही करंट है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। I करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। तो करंट का फॉर्मूला बनता है चार्ज पर यूनिट टाइम। आप यहां लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम को ही अपन करंट बोलते हैं। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो करंट की यूनिट बनती है एम्पियर। कूलम पर सेकंड को अपन क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। आप एक चीज ध्यान रखिए, नोट इन बातों को आप लोगों को नोट करना जरूरी है। अगर कोई चार्ज है और वो चार्ज नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने क्या माना हुआ है? करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा नेगेटिव चार्ज के। तो जिस साइड नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज उसके साथ अलोंग द डायरेक्शन में करंट। यानी करंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। और अगर करंट कभी या कोई चार्ज हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे है, चार्ज इज एट रेस्ट, कोई भी चार्ज प्लस चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो उस टाइम पे नो करंट इन द सर्किट। कोई भी करंट सर्किट में आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है। एक मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻³ एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻�6 एम्पियर। ये सारे डाटा को आप लोगों को ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखने से एक फायदा ये होगा कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों से चीजें अच्छे से आएगी। तो इन डाटा को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बारी है एमीटर की। भाई एमीटर क्या होता है? एमीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी अगर हमको किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है उसके लिए अपन यूज कर क्या करते हैं? एमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सीरीज किसी भी सर्किट के साथ हमेशा कैसा कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एक बात ध्यान रखिए, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम करता है। अगर उसको मेरे को करंट को मेजर करना है तो उस एमीटर को मैं सर्किट में सीरीज में जोड़ूंगा, सीरीज में कनेक्ट करूंगा, पैरेलली कनेक्ट नहीं करूंगा। हमेशा एमीटर को सीरीज के साथ कनेक्ट किया जाता है। सिंबल कैसा होता है मीटर का? ऐसा कुछ, एक सर्कल, उसके अंदर ए बना दो, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, समझो। और एमीटर को हमेशा लो रेजिस्टेंस के साथ क्रिएट किया जाता है। हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का होता है, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। एमीटर को हमेशा लो रेजिस्टेंस के साथ बनाया जाता है। सपोज करो एक बल्ब है, यहां पे मैंने बल्ब लगा दिया। बल्ब का भी कुछ रेजिस्टेंस कितना है? अगर बल्ब है तो कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस R है। यहां पे मैंने बैटरी जोड़ दी और बैटरी जोड़ने के बाद अगर करंट यहां से फ्लो हो रहा है तो मैंने एक एमीटर लगा दिया। एमीटर को किसमें कनेक्ट कर दिया भैया? एमीटर को कनेक्ट कर दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी सीरीज में इसको एमीटर को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, प्लस और माइनस। एक यहां पे मैंने की लगा रखी है और यहां पे बल्ब लगा रखा है। तो ये साइड देखिए प्लस है तो
तो जिस साइड प्लस का डायरेक्शन उसी साइड करंट का डायरेक्शन है, ध्यान रखना। तो जिस साइड डायरेक्शन प्लस का है तो उसी साइड डायरेक्शन कहां है, करंट का। अगर करंट इस साइड है, अगर इसमें कोई पूछे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। ध्यान रखिए इस बात। इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करता है किसी भी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस पाया जाता है। आप समझिए कि अगर मान लो वाटर है, किसी टंकी से किसी टैंक से टैंक में ऐड है, तो भैया वाटर कब फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यानी वाटर को फ्लो होने के लिए एक जगह हायर प्रेशर होना चाहिए और एक जगह लोअर प्रेशर होना चाहिए। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर वाटर फ्लो करता है। सेम ऐसे ही कुछ कंडीशन इलेक्ट्रॉन के साथ आती है। अगर किसी वायर में इलेक्ट्रॉन है और ये फ्लो करना चाह रहा है तो यहां इस वायर के इस पॉइंट का और वायर के इस पॉइंट का जब तक इलेक्ट्रिक डिफरेंस नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस नहीं मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो करके नहीं जाएगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करके नहीं जाएगा, कहने का मतलब है कि करंट नहीं बनेगा। भाई करंट है क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही तो करंट है। अब ये फ्लो ही नहीं होगा तो करंट कहां से बनेगा, करंट नहीं बनेगा। तो जब तक इलेक्ट्रिक प्रेशर वायर में नहीं होता है तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है। इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को अपन पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसी पोटेंशियल को अपन वोल्टेज भी बोलते हैं। अब कहानी आने वाली है वोल्टेज की। देखिए ध्यान, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अपन वोल्टेज भी बोलते हैं, जनरल यूज करते हैं वोल्टेज करके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज डिफाइंड as a work done in carrying a unit positive charge from one point to another point of an electric circuit। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके कहीं से कहीं ले जा रहा हूं, कहीं से कहीं ले जाने का मतलब है कि अगर ये सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई चार्ज है, अब ये चार्ज है तो इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगल बगल का फील्ड इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं। इस एक लिमिटेड एरिया तक रहता है तो इस एरिया को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। अब मैंने इनफाइनाइट पे कोई पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है जिसका पोटेंशियल कहां पे है, 0, और ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको मैं टेस्ट चार्ज बोलता हूं। अब इसको उठा के मेरे को इस फील्ड के कहीं अंदर तक ले जाना है। भाई यहां से यहां तक जब तक ले आओगे तो यहां पे वर्क डन कितना होगा, 0। याद रखना एक बात, हमेशा पोटेंशियल क्रिएट करी जाती है कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू। पोटेंशियल क्रिएट करी जाती है कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू। अगर आप ये चाहते कि मैं पोटेंशियल क्रिएट कर लूं तो हम लोगों में हमारे दादा परदादा, चाचा, नाना, फूफा, मामा, मौसी, जितने भी रिलेशन का पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर सकते। पोटेंशियल क्रिएट करी जाती है, वो करी जाती है किसके थ्रू, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू करी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ही फोर्स क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ही फोर्स क्रिएट करता है। कैसा फोर्स क्रिएट करता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्रिएट करता है, कंजर्वेटिव फील्ड बनाता है। तो अगर आप इस पॉइंट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ला रहे हैं तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल भी आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वर्क डन 0 हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो भाई यहां से जब कोई चार्ज यहां लाओगे तो तुमको या हम लोगों को इस पॉइंट को यहां से यहां पहुंचाने में अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहां से यहां लाने में कोई अपोज नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप इस फील्ड के अंदर इंटर करोगे धीरे धीरे यानी इस पॉइंट को यहां से यहां लाओगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, यानी यहां से यहां लाने में ये फील्ड अपोज करेगा। भाई नहीं लाओ चार्ज को, अगर अपोज करेगा तो ये फील्ड किसके फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, ये जो फोर्स क्रिएट हो जाएगा, ये जो वर्क हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू अपोज करने का, वो अपोज किसके थ्रू हो रहा है, पोटेंशियल क्रिएट करने के थ्रू। मैं जल्दी बता दिया, फिर से बताता हूं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक फील्ड है हमारे पास, वो भी किसका फील्ड है, एक मैंने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है और इसका एक फील्ड मैंने बना लिया। इस फील्ड को मैंने क्या बोल दिया है, इस फील्ड को मैंने बोल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई अगर और यहां पे एक मैंने पॉइंट चार्ज ले लिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं पॉइंट चार्ज बोलता हूं, यूनिट चार्ज ले लिया है और ये टेस्ट चार्ज है, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट का है। इसका मैग्नीट्यूड चार्ज और मैग्नीट्यूड यानी ज्यादा अमाउंट का चार्ज नहीं है, बहुत कम चार्ज है। इस चार्ज को मैंने उठा के यहां तक ले जाना है, इस पॉइंट तक, सी पॉइंट तक ले जाना है। तो भाई इस पॉइंट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं है।
जैसे बी पॉइंट से सी पॉइंट तक लाओगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आने में एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट को यहां से यहां आने में फोर्स क्रिएट करेगा, अपोज करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नेट जो भी फील्ड बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपोज करता है कि इसके अंदर कोई आ रहा है, तो ये एक वर्क करने लगता है, नेगेटिव वर्क डन करने लगता है, हमारे खिलाफ करने लगता है। यानी मैं अगर यहां से यहां ले जाऊंगा तो ये चाहेगा ये यहां से यहां ना आए, लेकिन मैं ले जा रहा हूं इसलिए वो अपना फोर्स लगा के वर्क करता है। तो जो अपना फोर्स लगा के ये वाला फील्ड जो वर्क करता है वो हमको पोटेंशियल क्रिएट करके देता है। याद रखना, यहां से इस पॉइंट तक लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा है, और कोई वर्क डन नहीं करना पड़े इसका रीजन ये है कोई यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तभी क्रिएट होता है जब कोई वर्क करा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, कंजर्वेटिव फील्ड के थ्रू वर्क करा जाता है। कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा तो पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं करेगा तो पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे काम करने से पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, तो मेरे काम करने से पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो जाएगा, मेरे चाचा के काम करने से पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो जाएगा, मेरे मामा के काम करने से पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो जाएगा। पोटेंशियल क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब वर्क करता है तब। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? वर्क डन अपॉन चार्ज। लेकिन वर्क कौन कर रहा है भैया? वर्क कर रहा है कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल क्रिएट हो जा रहा है। इसको B से रिप्रेजेंट करता हूं, चार्ज को Q से। W की यूनिट होती है जूल, कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाती है वोल्ट, यानी जूल पर कूलम को मैं वोल्ट बोलता हूं, जूल पर कूलम को मैं वोल्ट बोलता हूं। ध्यान रखना, जूल पर कूलम को मैं वोल्ट बोलता हूं, ये इसकी SI यूनिट होती है। वोल्ट मीटर, भाई वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वो कहलाता है वोल्ट मीटर। याद रखिए, वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, प्लस माइनस, और एक सर्कल बना के कैपिटल V बना देना है। B को अगर आप चाहो तो थोड़ा डार्क कर सकते हो। वोल्ट मीटर को हायर रेजिस्टेंस के साथ बनाया जाता है और इसको सर्किट में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल क्यों कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए इसमें इसको सर्किट के साथ अपन पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सिंबल फॉर सम इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट, कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसके सिंबल किस टाइप के होते हैं आप लोगों को समझना जरूरी है। सेल है तो सेल का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। बैटरी है, 2 3 4 जब सेल मिल जाते हैं तो वही बैटरी बन जाता है, प्लस माइनस। याद रखिए, जो कैपिटल है यहाँ पे मैंने बड़ी लाइन जो खींची है वो प्लस है, जो छोटी लाइन खींची है वो माइनस है। ओपन की है तो कुछ ऐसा ऐसा या कुछ ऐसा। क्लोज की है तो आप यहाँ पे एक डॉट लगा सकते हैं। ज्वाइंट वायर है, ज्वाइंट वायर, एक वायर ये गई, एक वायर उस साइड से आई और एक वायर ऐसे, तो ज्वाइंट वायर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। बल्ब को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अमीटर को मैंने बताया हुआ और वोल्ट मीटर को भी मैंने बताया। याद रखना, अमीटर सीरीज में जोड़ते हैं सर्किट के साथ और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ। अमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब समझते हैं अपन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप मना नहीं कर सकते हैं। आप ना चाहे तब भी पेपर में आने के लिए एकदम दम लगा के खड़ा रहता है, ये आना ही पड़ेगा इसको, तो थोड़ी ध्यान से देखिएगा। ओम्स लॉ क्या है? जॉर्ज साइमन ओम्स ने इसको बताया था। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के अबाउट में रिलेशन दिया था, उसी को बोलते ओम्स लॉ। टाइम कितना है? 1787 to 54, 1787 to 1754 के बीच में इन्होंने, इनका जॉर्ज साइमन ओम्स का ये पूरी जन्म तिथि है। कब से कब तक जिए, खाए पिए और भगवान ने याद कर लिया। देखते हैं ओम्स लॉ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान से देखिए ओम्स लॉ क्या बोलता है। ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है अगर किसी सर्किट का अगल बगल का टेम्परेचर कांस्टेंट है, या टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में सर्किट का कांस्टेंट है, और प्रेशर भी जो यहां वहां का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई भी प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर यानी प्रेशर भी बदल नहीं रहा है, तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कंडक्टर। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट की वैल्यू उतना ज्यादा होगा। ये बात कर रहे हैं ओम्स।
अगर समझ लीजिए मेरे पास एक वायर है, मेरे पास एक वायर, इसमें मैंने 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है और एक और वायर है, इसमें मैंने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किया हुआ है, तो इसमें करंट की वैल्यू आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और इसमें करंट की वैल्यू कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है। ओम्स लॉ यही बोल रहा है, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। At constant temperature and constant pressure, the potential difference is directly proportional to the current. Potential difference किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करता हूं, करंट को I से रिप्रेजेंट करता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैंने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना है और जब ये सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट देखने को मिलता है R, और इसी R को मैं क्या बोलता हूं? रेजिस्टेंस। तो V का अगर चाहो तो हम यहां से एक V का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। V की जगह V ये हटा, दैट इज I R, और R को मैं ऐसा लिख सकता हूं V डिवाइडेड बाई R। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, R का फॉर्मूला V अपन I बनता तो है, R का फॉर्मूला V अपन I बनता तो है, लेकिन R पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। जो R होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखिए, R डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, R डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्लोइंग करंट। यानी आप करंट बढ़ाओ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, इससे रेजिस्टेंस को फर्क पड़ने वाला नहीं है। रेजिस्टेंस किसी वायर के लिए कांस्टेंट होता है। अगर समझ लीजिए एक मैंने वायर ले लिया, इसका रेजिस्टेंस अभी 5 ओम दिया है, इस पर मैंने 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, तो अब मैंने कुछ टाइम बाद 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तब भी इसका रेजिस्टेंस बदलने वाला नहीं है। तो उस टाइम पे भी इसका रेजिस्टेंस वही होगा, जब ये 5 वोल्ट पे था तो 5 ओम, 10 वोल्ट पे था तब भी 5 ओम। यानी मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ाने से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट भी बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट देखने को मिलेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू ना तो V पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ना तो I पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू V और I दोनों पे डिपेंड नहीं करती है। थोड़ा सा 1 मिनट में रेजिस्टेंस को भी समझ लेते हैं। भैया रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट फ्लो, यानी जो करंट के फ्लो को अपोज करे वो है रेजिस्टेंस। फिर से बोलता हूं, जो करंट के फ्लो को अपोज करे, यानी करंट को फ्लो करने से रोके, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मैंने अभी एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताया, वो V इक्वल टू आई आर। आप R को यहीं पे रखिए, I को यहां पे भेजिए, V अपॉन I बनेगा। इस V अपॉन I को मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोल देना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I। इस पोटेंशियल V को बोलता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, I को बोलता हूं करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को बोलता हूं ओम, यानी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ऐसे। एक चीज मैंने फिर से बता देना, R डज नॉट डिपेंड ऑन दी V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डज R यानी रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन दी करंट, यानी जो रेजिस्टेंस होता है करंट पर भी डिपेंड नहीं करता है। लेकिन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है ये भी अपन समझ लेते हैं। तो भैया जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड किस पर करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज कर लो मैंने एक वायर ले लिया, एक वायर की लेंथ L1 है, दूसरे वायर की लेंथ L2 है, और इस टाइम पे इस वायर के रेजिस्टेंस R1 मैंने बोल दिया, इस टाइम पे इस वायर की रेजिस्टेंस मैंने R2 बोल दिया। इन दोनों वायर में जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये बोल रहा है लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता तो है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ है, यानी अगर लेंथ बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। लेंथ की वैल्यू अगर आप ज्यादा करते जाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पे देखो L2 इज ग्रेटर देन L1, यानी L2 की जो लेंथ है वो ज्यादा है L1 से, इसलिए R2 का जो रेजिस्टेंस होगा वो R1 से ज्यादा होगा। R2 शुड बी ग्रेटर देन R1। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? अगर ये मार्कर है,
तो मार्कर का ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसी को बोलता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वाला जो हिस्सा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया की वैल्यू, सपोज कर लो मैंने एक रेजिस्टेंस, एक वायर ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, एक दूसरा वायर ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, इसको मैंने R1 बोल दिया, इसका रेजिस्टेंस R1 बोल दिया, इसका रेजिस्टेंस R2 बोल दिया। तो A2 का जो एरिया है, इसका एरिया ज्यादा है इस एरिया से, तो इस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, उल्टा मैंने लिख दिया। तो R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और R2 का रेजिस्टेंस कम होगा। मैंने बताया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। इक्वेशन 1 इसको मान लिया, इक्वेशन 2 इसको मैंने सपोज कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूं, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, इसको मैंने साथ में लिख दिया। तो भैया इसको जब हटाता हूं तो एक मेरे को सिंबल मिलता है जिसको बोलता हूं रो, R इक्वल टू रो L बाई A। इस रो को बोलता हूं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, आर ए बाई एल। रो यहीं पे रह गया, ए यहां पे चला गया, एल नीचे चला गया। अब हम थोड़ी डिस्कस रेजिस्टिविटी के अबाउट में भी कर लेते हैं। भाई ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, हमने अभी रेजिस्टेंस देखा। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को अपोज करता है, यानी करंट अगर आगे जाना चाह रहा है बड़ा अमाउंट लेके, रेजिस्टेंस दिखता है उसको तो थोड़ा सा करंट में इफेक्ट डालता है। लेकिन रेजिस्टिविटी अलग चीज है, ध्यान से देखिए रेजिस्टिविटी क्या है। मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था पिछला जस्ट ही, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर। अगर कोई वायर है तो उसका खुद का कोई रेजिस्टेंस होता है, तो खुद का जितना रेजिस्टेंस होता है मैंने उसको आर बोल रखा है। ए उस वायर का, मान लेते हैं ये एक वायर है, इस वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, इस वायर के रेजिस्टेंस को मैंने आर बोल दिया, इस वायर के लेंथ को मैंने एल बोल दिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने कैपिटल ए बोल दिया। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो मैंने बनाया मैंने कल बताया था, ये कल नहीं अभी बताया था कि ये जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एल लेंथ ऑफ वायर, जितना ज्यादा लेंथ है उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहां से रो की यूनिट निकालूं तो रो की यूनिट क्या मिलेगी, रो यानी रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। याद रखना ये रो ना तो आर पे डिपेंड करता है, ये रो ना तो ए पे डिपेंड करता है, ये रो ना तो एल पे डिपेंड करता है। रो डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता एरिया पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता लेंथ ऑफ वायर पे। मैंने अभी डिस्कस भी किया हुआ है। तो यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, देखिए भैया आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम, एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट हो गई मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, इसके पास 2 मीटर थे, 1 मीटर बच गया, ये ओम बच गया, ओम और ये मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट देखने को मिलती है वो मिलती है ओम मीटर। ये इसकी SI यूनिट है, ध्यान रखना पड़ेगा इसको। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ, यानी एक अगर मीटर लेंथ ले लिए अपन, यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है तो इस एरिया को मैंने 1 मीटर का ले लिया, इसका एरिया कितना ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर मैंने एरिया ले लिया, लेंथ कितना ले लिया, 1 मीटर की लेंथ ले ली, 1 मीटर की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर। तो जब मैं इसको 1 मीटर स्क्वायर यहां पे रखता हूं तो इस टाइम पे रो इक्वल टू आर बचता है, और ये रो इक्वल टू आर यानी 1 मीटर वायर पे, 1 मीटर वायर पे, और उसका क्रॉस सेक्शन, अगर उस वायर का क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है तो इस टाइम पे जितना रेजिस्टेंस होना है उतना उसको मैं रेजिस्टिविटी बोल सकता हूं। मैग्नीट्यूड वाइज जितना रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी, मैग्नीट्यूड वाइज, यूनिट के साथ नहीं, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। तो ध्यान रखना रेजिस्टिविटी है क्या। अगर दूसरे वर्ड में अगर देखना चाह सके अदर वर्ड में कि रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हम रेजिस्टिविटी देखकर यह पता लगा सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम है। अगर किसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, किसी वायर की रेजिस्टिविटी कम है इसका मतलब
उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। अगर रेजिस्टिविटी किसी वायर की ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये चारों 5-6 फैक्टर मैं अभी समझा देता हूं, आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अगर डिफरेंट मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगा। कहने का मतलब यह है, अगर मेरे पास एल्यूमिनियम है, अगर मेरे पास कॉपर है, अगर मेरे पास आयरन है, तो इन तीनों में मैं देखूंगा कि किनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो अलग मटेरियल है, अलग रेजिस्टिविटी होगी। एल्यूमिनियम की अलग रेजिस्टिविटी, कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी, और यहां पे आयरन मैंने रखा है, फिर मैंने रखा, उसकी भी अलग रेजिस्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट रेजिस्टिविटी। सेम मटेरियल, अगर मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम ले लिया इतने लेंथ का, फिर से एल्यूमिनियम ले लिया थोड़ी ज्यादा लेंथ का, फिर से एल्यूमिनियम ले लिया बहुत कम लेंथ का, और मैं पूछ रहा हूं कि क्या तीनों में रेजिस्टिविटी सेम होगी? हाँ, तीनों में रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होगी। हमने अगर मटेरियल सेम है, एल्यूमिनियम ही है, एल्यूमिनियम ही है, एल्यूमिनियम ही है, तो इन तीनों एल्यूमिनियम में रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होगी। रेजिस्टिविटी ना तो मैंने अभी एक फार्मूला लिखा था RA/L, रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी ना तो A पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी ना तो R पे डिपेंड कर रही है। रेजिस्टिविटी के अबाउट में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म अपन को जानना जरूरी है। ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट है जो पेपर में एमसीक्यू के बेस पे आ सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। तो आप ध्यान से इन चीजों को ध्यान से देखिए, समझिए, अटेंशन दीजिए। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पर करती है? एक तो करती है मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो, तो मटेरियल पे डिपेंड करती है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बदलता है। रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर के साथ बदलता है। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय, जो मिला जुला जो मटेरियल होता है, अलॉय जो होता है, उसकी रेजिस्टिविटी आप सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अलॉय कौन कौन सा मटेरियल अपन मिला दे, जैसे CuNi, कॉपर और निकल को अगर मिला देते तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। Alloys have high resistivity and do not oxidize at high temperature। ज्यादा टेम्परेचर इनको देने पर भी, जो alloys होते हैं इनको ज्यादा टेम्परेचर देने पर भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। They are commonly used in electrical heating devices। क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, और रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो इसका कारण यह है कि ये ज्यादा करंट ले सकते हैं और हीटिंग इफेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जो ज्यादा गर्म होते हैं, मिला जुला पदार्थ मिलाया जाता है, मिला जुला करके, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन, आयरन को ज्यादा रेजिस्टिविटी के मटेरियल के साथ बनाया जाता है। हीटर, टोस्टर, टंगस्टन जो बल्ब में लगे रहते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, उस बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन जिसको बोलते हैं, वो भी मिला जुला पदार्थ जैसे टंगस्टन होता है, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। तो ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एलॉयज की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। अगर सिंपल कॉपर ले लो, कॉपर में करंट बढ़िया फ्लो होता है, फटाफट फ्लो होता है, जल्दी जल्दी जाता है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है। लेकिन कॉपर में कुछ अपन ने मिला दिया जैसे Ni, तो बन गया एलॉय, और इसकी रेजिस्टिविटी इस टाइम पे ज्यादा हो जाती है। तो याद रखना, जब मिला जुला पदार्थ आपको देखने को मिलता है तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा देखने को मिलता है। मिला जुला पदार्थ आपको देखने को मिलता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है। स्पेसिफिक पदार्थ ले लेते हो, स्पेसिफिक मटेरियल ले लेते हो, उस टाइम पे रेजिस्टिविटी उसकी कम हो जाती है और करंट बढ़िया फ्लो होता है। अब अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान रखना भैया एक बात, हमेशा रेजिस्टेंस को सर्किट के साथ 2-3 टाइप से जोड़ा जा सकता है, जिनमें से पहला टाइप कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी रेजिस्टेंस बहुत सारे अपन के पास रेजिस्टेंस है, उनको क्या करते हैं रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस का 2 एंड होता है। रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है, तो इसको अपन फर्स्ट एंड बोल देते हैं, इसको अपन सेकंड एंड बोल सकते हैं। अगर इसको सेकंड एंड बोल रहे हैं तो इसको फर्स्ट एंड बोल सकते हैं। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं पाया जाता है। तो मैं क्या करता हूं,
रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन दो टाइप के आप लोग पढ़ोगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी अगर आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत है तो आप रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दीजिए। मान लो 6, 7, 8, मान लो मैंने 5, 6 रेजिस्टेंस रख लिया अपने पास, उनसे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बनाना है तो मैं उनको सीरीज में ऐड करूंगा, और सबसे कम रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो उनको पैरेलल में ऐड करो। तो फॉर मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप किसमें सारे रेजिस्टेंस को ऐड करोगे? सीरीज में ऐड करोगे। ध्यान रखना मेरी बात। तो क्या करते हैं, ये मैंने पहला रेजिस्टेंस ले लिया R1, ये मैंने दूसरा ले लिया R2, ये मैंने तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया R3। तो इसके पहले इसके दूसरे, ये देखो, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है तो ये पहला इंड हो गया, दूसरा इंड हो गया। तो पहले इस R1 के पहले दूसरे इंड को R2 के पहले इंड से और R2 के दूसरे इंड को R3 के पहले इंड से ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और इस टाइप के कॉम्बिनेशन करके एक मैंने बैटरी लगा दी, की लगा दी, यहाँ पे मैंने की लगा दी। इस टाइप के कॉम्बिनेशन अगर सर्किट के साथ आप लोग करते हैं तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे खास बात जो होती है क्या होती है, बच्चे बहुत बहुत ध्यान रखने के बाद भी भूल जाते हैं। मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिए इस बात को। इसमें मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 20 वोल्ट की बैटरी जैसे लगाई है, तो 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने रेजिस्टेंस लगाते हैं अपन उनका इंड अलग अलग होता है, यानी हर बार नया इंड मिलता है, इसलिए इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता है। तो इस टाइम पे अलग पोटेंशियल R1 में देखने को मिलेगा, R2 में अलग पोटेंशियल देखने को मिलेगा, R3 में अलग पोटेंशियल देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज सेम रहती है इसमें, वो क्या है भैया, इसमें करंट की वैल्यू आई रहेगी, इसमें भी करंट की वैल्यू आई रहेगी और इसमें भी करंट की वैल्यू आई देखने को मिलेगी। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू नहीं बदलती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू बदलती है, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो जाता है। ये ज्यादा रेजिस्टेंस आपने लगा दी, सपोज करो मैंने यहाँ 2 ओम का लगा दिया, 4 ओम का लगा दिया, यहाँ 6 ओम का लगा दिया, तो भाई सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कौन सा वाला रेजिस्टर करेगा? सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप इसमें होगा। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आप लोग ले रहे हैं उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें करंट आई रहेगा, इसमें भी करंट आई रहेगा, इसमें भी करंट आई रहेगा, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू तीनों में सेम देखने को नहीं मिलेगी। और एक चीज हमेशा मेरी बात ध्यान से समझना कि बैटरी जितनी करंट निकालता है लास्ट में उसको घूम फिर के उतना ही करंट चाहिए। तो आई करंट निकाला है तो घूम फिर के वो आई करंट ही बैटरी को रिटर्न करेगा। ये नहीं कि मैंने आई निकाला है और वहां से कुछ आई माइनस करके कुछ आ जाए, आई कुछ कम करके आ जाए, ऐसा नहीं है। जितना करंट बैटरी निकालता है उतना ही करंट बैटरी को चाहिए। बैटरी करंट बनाता नहीं है, बैटरी सिर्फ करंट को घुमाता है। याद रखना, बैटरी करंट को बनाता नहीं है कि उसके अंदर कोई मटेरियल बैटरी करंट को बना रहा है, नहीं, बैटरी करंट को घुमा रहा है, बैटरी करंट को घुमाने का काम करता है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, मैंने V वोल्टेज दिया था, तीनों में डिवाइड हो गए, तो टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, मैंने V इक्वल टू लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं ओम्स लॉ यूज करता हूं, अपन लोग ओम्स लॉ के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। V इक्वल टू क्या होता है, IR। पहले रेजिस्टर के लिए देखो, इस रेजिस्टर के लिए V1 वोल्टेज कितना है, V1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इसमें करंट कितना है I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1। सेम फॉर V2 का देखो, V2 दूसरे वाले रेजिस्टेंस के लिए करंट कितनी आई और रेजिस्टेंस कितना R2। V3 के लिए देखो, V3 करंट आई, रेजिस्टेंस R3। इन तीनों को जितनी वैल्यू मैंने निकाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी। भाई V की वैल्यू कितनी IR, तो V की जगह मैंने IR रख दिया, इक्वल टू की जगह मैंने इक्वल टू लगाया। भाई V1 की वैल्यू कितनी IR1, तो V1 की जगह IR1, प्लस की जगह प्लस, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। तीनों में आई कॉमन दिखा, मैंने आई को कॉमन ले लिया, यहां पे आई से आई कैंसिल होगा, R इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। जो R मेरे को मिला है उसको बोलता हूं R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर n रजिस्टर। यानी मैंने बहुत सारे, अभी 3 तो मैंने ऐसे ऐड किया, 4 ठो किया, 5 ठो किया, 10 ठो किया, n कर दिया। यानी जितना मर्जी आप उतना कर देते हो तो क्या रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट मिलता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप ऐड कर रहे हो,
मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस आप ऐड कर रहे हो उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट। कहने का मतलब यह है, अगर आपने 2 ओम यहां पे लगा दिया, 4 ओम यहां पे लगा दिया, 6 ओम यहां पे लगा दिया, तो इसमें से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जिसका भी होना है उससे ज्यादा रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा। परिणामी जो रेजिस्टेंस, परिणामी जो प्रतिरोध निकल के आएगा वो तीनों में से जो सबसे ज्यादा रहा होगा उससे भी ज्यादा निकल के आएगा। तो करके देख लेते हैं भैया, सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा है? 6 ओम है। इन सबको ऐड कर दो तो 6 4 10 2 12, तो रेजिस्टेंस कितना निकल के आया? 12 ओम, यानी सबसे ज्यादा वाले में से भी सबसे ज्यादा है। अब अपन समझते हैं कि रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। भैया रेजिस्टेंस को अगर मैंने पैरेलली कनेक्ट कर देना है तो क्या होता है? अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में ना आए तो मैं फिर से बना देना चाहूंगा कि डायग्राम कैसे फिर से बनेगा। ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है और बच्चे ध्यान से नहीं देखते, इस वजह से उनसे बन नहीं पाता। कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने 3 रजिस्टर से ले लेना, R1 R2 और R3। क्या करना है? तो एक मैंने एक रजिस्टर ले लिया R1, दूसरा रजिस्टर ले लिया R2 और तीसरा रजिस्टर ले लिया R3, और तीनों रजिस्टर के पहले वाले इंड को मैंने सारे को एक इंड से कनेक्ट कर दिया, दूसरा वाला जो इंड है उसको दूसरे इंड से कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों इंड के बीच में मैंने एक लगा दी बैटरी। जो बड़ा वाला उसको प्लस, छोटा वाले को माइनस। एक मैंने की लगा दी और मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। याद रखना 20 वोल्ट प्लस से करंट निकल के जाता है, मैंने अभी बताया था। आई करंट निकलता है, आई करंट निकलता है। आई करंट जाते जाते अगर वायर 3 वायर देखता है तो 3 वायर देखता है तो तीनों में बट जाएगा। एक वायर दिखता है तो एक वायर से पूरा निकल जाएगा। लेकिन करंट जाते 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 अगर उसको 2 वायर दिखते तो दोनों में बट जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां से करंट जाएगा तो करंट को 3 रास्ते दिखाई दे रहे, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो जो यहां जाएगा उसको I1 बोल दिया, जो यहां जाएगा उसको I2 बोल दिया, जो यहां जाएगा उसको I3 बोल दिया। यहां से I1 गया, यहां कोई वायर नहीं, कोई वायर नहीं, कोई वायर नहीं, यहां पे भी I1 करंट पहुंचेगा, यहां पे भी I2 पहुंचेगा, यहां पे I3 पहुंचेगा। ये तीनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। इस पॉइंट पे तीनों, जितना करंट यहां से अंदर आया था उतना ही करंट यहां से बाहर जाएगा, यानी आई करंट निकल के जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, बैटरी जितनी करंट निकालता है एटलीस्ट उसको लास्ट में उतना करंट चाहिए। तो करंट कितना उसको मिलेगा? I = I1 + I2 + I3, इतना करंट की वैल्यू उसको मिलेगी। लेकिन इन दोनों, इस टाइम पे इन दोनों एंड पे वोल्टेज भी ही देखने को मिलेगा, यानी वोल्टेज की वैल्यू नहीं बदल रही है, क्योंकि इंड 2 है, वोल्टेज भी सेम रहेगा। जितने इंड सेम रहेंगे, यानी जितना कनेक्शन हम लोगों का सेम रहेगा वो इंड सेम रहेगा, तो दोनों इंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि मेन सोर्स के बीच में जो मैंने बैटरी लगाई है वो ये है और ये इन दोनों के बीच कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो तीनों में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको सेम देखने को मिलेगी। तो भैया इसमें बट क्या रहा है? भैया इसमें करंट बट रहा है। तो करंट निकला कितना था? करंट आई निकला था, बट कितने में गया? I1 I2 I3। तो I = होगा कितना? I1 + I2 + I3। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर, मैंने ओम्स लॉ पढ़ा, बाय यूजिंग ओम्स लॉ V = IR। आई की वैल्यू निकालना है V/R, R नीचे चला गया। ऐसी इक्वेशन I1, करंट I1 के लिए निकालो। I1 के लिए करंट कितना? I1 के लिए करंट है, सॉरी I1 के लिए रेजिस्टेंस R1 है और वोल्टेज तो सबके लिए सेम ही है, तो V। तो I1 = मिल गया V/R1। सर V1 क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला ना, सारे में जो पोटेंशियल डिफरेंस सब में V है, यानी V इसका भी है, V इसका भी है, V इसका भी है, तो V चेंज नहीं हो रहा है। यही तो आप लोगों को समझने को मैं बोल रहा हूं भैया कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें बदल नहीं रहा है। I2 के लिए देखो, दूसरे रेजिस्टर के लिए करंट कितना? I2, रेजिस्टेंस कितना? R2, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस फिर से सेम है। R3 के लिए देखो, करंट I3, पोटेंशियल डिफरेंस V। इन सब को और इसकी वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। I की वैल्यू कितनी? V/R। तो I की वैल्यू मैंने रख दी V/R। इक्वल टू की जगह मैंने इक्वल टू लगाया। भाई I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू है V/R1, तो V/R1।
ऐसे वैल्यू V डिवाइडेड बाई R2, R2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू V डिवाइडेड बाई R3। तीनों में V कॉमन करा लिया मैं, 1/R1, 1/R2, 1/R3, V से V कैंसिल हुआ, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू प्लस 1/R3। यानी इस कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, सपोज कर लो मैं समझा देता हूं, ये तो बन गया होगा, ये तो बन गया होगा, ये तो बन गया होगा, ये तो बन गया होगा। अगर मैंने एक रेजिस्टेंस को और यहां एक रेजिस्टेंस को, ये दो मैंने ले लिया, एक को बोल दिया 5 ओम और एक को बोल दिया 5000 ओम, तो जो रिजल्टेंट आना है वो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5000। इन दोनों का जो नेट आने वाला है, जो हमको रिजल्टेंट मिलने वाला है, वो 5 ओम से भी कम होगा, यानी लेस देन 5 ओम, जो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मिलने वाली है। यानी इसमें जो आप मर्जी चाहे 1000 ओम जोड़ दो, 10 लाख ओम जोड़ दो, अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है रिजल्टेंट में, वो सबसे कम वाले में से भी सबसे कम मिलता है, सबसे कम वाले में से भी कम मिलता है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी सबसे कम वाले रेजिस्टेंस में से भी सबसे कम हो जाती है, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता था। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा वाले में से भी ज्यादा आती थी। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ कंपोनेंट फेल टू वर्क, दिस सर्किट विल ब्रेक एंड देन नन ऑफ कंपोनेंट विल वर्क। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने बहुत सारे कंपोनेंट को आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने यहां पे बल्ब लगाया है, मैंने यहां पे कुछ दूरी पे मैंने यहीं पे कूलर लगा दिया, मैंने बहुत सारा कुछ करके टीवी लगा दिया और इनको सीरीज में जोड़ दिया और घर से कहीं ना कहीं से कनेक्शन इसको इन सबको मिल रहा है। जब तक ये सारे एक सही है तो भाई पूरा सही है, ये कंपोनेंट अच्छे से काम कर रहा है तो पूरा कंपोनेंट अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि सबको वोल्टेज सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू तो बदल जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये जब ये है, ध्यान से समझिए, इसकी वैल्यू अगर एनी हाउ किसी भी रीजन से ये ओवरहीट होके कुछ होके ये जल गया और इसका कनेक्शन एनी हाउ टूट गया, तो भाई यहां से अब तो करंट ही फ्लो नहीं होना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मैंने इसमें से कोई एक मेरा अप्लायंसेस खराब हो जाए, मेरा एक भी इंस्ट्रूमेंट गया, तो इन दोनों में कोई भी ऑन नहीं होगा, कोई भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये डिमेरिट है, ये लॉस है, डिसएडवांटेज है, तो इसको समझना पड़ेगा। इफ सीरीज कनेक्शन in series connection if any of component fail to work, the circuit will break and then none of component will work। कोई कंपोनेंट वर्क नहीं करने वाला अगर एक कंपोनेंट इसमें से खराब हो गया तो। इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट, सेकंड क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। याद रखना, हीटर और बल्ब को सीरीज में पॉसिबल नहीं है। आप ऐड कर देते कुछ टाइम तो अच्छे से चलेगा, लेकिन दोनों को करंट की वैल्यू अलग अलग चाहिए। हीटर को करंट अलग चाहिए, बल्ब को करंट अलग चाहिए, है ना। तो सीरीज में अगर हमने ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, एक मैंने बल्ब ले लिया और एक मैंने हीटर ले लिया, हीटर कुछ ऐसे बना लो, तो भाई मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा, दोनों को करंट सेम जाना चाहिए। अब दोनों को करंट सेम जा ही नहीं रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा, दोनों में करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। भाई पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है ना, लेकिन इनमें करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू सेम होती है। तो करंट की वैल्यू सेम दोनों में नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैं हीटर समझिए, हीटर और बल्ब को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनमें से जो करंट है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो पाएगा। इन दोनों पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बल्ब और हीटर को मैं किसमें कनेक्ट नहीं करूंगा, सीरीज में। तो इनका सॉल्यूशन क्या है, इनका पूरे का सॉल्यूशन है कि हम पूरे जो सर्किट में अच्छे से अगर काम करना चाहते हैं तो सर्किट को पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। अच्छा है, घर में जो कनेक्शन करे जाते हैं, हमारे घर में, आपके घर में, हमारे दोस्त के घर में, किसी के भी घर में,
वो करे जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर सीरीज में करते तो क्या होता सर, अगर एक बल्ब फ्यूज होता सीरीज में ना घर का, तो पूरे बल्ब नहीं जलने। एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता तो पूरे बल्ब नहीं जलते घर के सीरीज में। क्यों? क्योंकि एक बल्ब से करंट नहीं जा रहा है, तो भाई दूसरे बल्ब से कैसे जाएगा? तो एक बल्ब को क्रॉस करके ही तो सीरीज में सारे बल्ब के पास करंट पहुंचता है। भैया वहीं से बंद हो गया, यहां कहां से सप्लाई मिले? इनपुट बंद हो गया, आउटपुट कहां से मिले? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिसएडवांटेज है, हमने पैरेलल में इनको कनेक्ट करके बढ़िया एडवांटेज पाया है, बहुत सारे एडवांटेज पाया है। थोड़ी समझते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर हीट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का एक हीटिंग इफेक्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास घर में हीटर है और मैं पानी गर्म करना चाहता हूं, तो हीटर क्या करता है? हीटर करंट को लेता है और हीटर करंट को लेता है और वो हीट इफेक्ट में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है भैया? ये काम करता है हीटर, तभी तो पानी गर्म होता है ना। तो वो करंट को लेता है हीटर और वो हीट करता है, गर्म करता है, खुद गर्म होता है और खुद गर्म के साथ अपनी एनर्जी, अगर मैंने पानी में डाल रखी तो अपनी एनर्जी जो निकल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कन्वर्ट होके हीट के फॉर्म में, वो हीट किसको देता है? अगल बगल के पानी को देता है और धीरे धीरे पानी गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसका एक फॉर्म होता है, यानी इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैं बोलता हूं। यानी करंट लेना और उसको हीट एनर्जी में बदल देना, हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देना, उसको बोलता हूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं सपोज कर लेता हूं करंट को किससे रिप्रेजेंट करता हूं? आई से। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करता हूं? आर से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करता हूं? भी से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करता हूं? टी से। तो मैंने अभी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, मैंने बताया, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस को भी से रिप्रेजेंट करता हूं, वर्क डन को डब्ल्यू से, चार्ज को क्यू से। तो ये होगा v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो अगर मेरे को W की वैल्यू चाहिए, W की वैल्यू चाहिए, तो ये Q को इस साइड भेजता हूं, VQ बन जाएगा। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया। मेरे को पावर का भी कॉन्सेप्ट पता है। पावर इक्वल टू मैंने पढ़ा हुआ वर्क अपॉन टाइम। ये पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। भाई यूनिट क्या होती है पावर की? वाट होती है। इसकी यूनिट जूल, इसकी यूनिट टाइम, तो जूल सेकंड, तो जूल पर सेकंड बना लेता है वाट। तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। तो ध्यान रखना, पावर की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है? वाट। तो पावर को P से, वर्क को W से, टाइम को T से। तो P इक्वल टू मिला W अपॉन T। तो इस W की वैल्यू VQ जो मैंने पाया है, इसकी वैल्यू उठा करके यहां पे पुट कर देता हूं। तो P की जगह P इक्वल टू की जगह इक्वल टू, और इस W की वैल्यू कितनी है? VQ। तो W की जगह मैंने रख दिया VQ, T डिवाइडेड में तो T। भाई अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया है, पहले मैंने चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ था। चार्ज का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी Q बाई टी बनाता क्या है? करंट। तो इस Q बाई टी को मैंने बोल दिया करंट। Q बाई टी अब इक्वल टू होता है करंट। तो ये बन गया पावर इक्वल टू वी आई। वी को बोलता हूं वोल्टेज और आई को बोलता हूं करंट। तो पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। ये फॉर्मूला नहीं भूलना। पावर इक्वल टू होता है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। आगे चल के आप डॉट प्रोडक्ट के अबाउट में भी पढ़ेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 11th में है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब मैंने इक्वेशन 2 यूज करना है। इक्वेशन 2 क्या है? P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो भाई P की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई? वी आई। इस P की वैल्यू उठा के, इस P की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देता हूं। तो P की जगह वी आई इक्वल टू की जगह इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी। तो इसको मैंने T को इस साइड ले आना है। तो जब T इस साइड चला जाएगा तो वी आई टी बन जाएगा, इक्वल टू में बचेगा W। भाई तो इसको और करके लिख सकता हूं, W इस साइड आ गया, वी आई टी इस साइड। एक चीज ध्यान रखना कि जो W है वो वर्क है। वर्क एनर्जी होती है। अरे भैया वर्क क्या है? कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, यानी आप कितनी, आपके अंदर क्षमता है काम करने की, वही तो आपको एनर्जी है। तो वर्क क्या है? वर्क ही एनर्जी है। और एनर्जी इस बार किसके फॉर्म में? मैं करंट दे रहा हूं, मेरे को हीटर गर्म करके दे रहा है।
मैं करंट ले रहा हूं, बदले में वो हीटर क्या कर रहा है, करंट को हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो यहां पे एनर्जी कौन सी है, हीट। तो मैंने W को क्या बोल देना है, वर्क। वर्क ही है एनर्जी, एनर्जी ही है हीट। तो मैं W को एनर्जी भी बोल सकता हूं, एनर्जी को हीट भी बोल सकता हूं, क्योंकि इस टाइम पे यहां पे हीट एनर्जी है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इस वर्क की जगह मैंने क्या लिख लिया, इस वर्क की जगह मैंने लिख लिया H। भैया कहां से आ गया, यही एनर्जी है, ध्यान रखना, मैंने पहले बताया हुआ है। तो H इक्वल टू क्या मिल गया, VIT। ओम्स लॉ मैंने पढ़ा, V इक्वल टू IR। तो V की वैल्यू मैंने पुट कर दी IR, IT की जगह IT है, I मिलके I स्क्वायर बना लेगा, और R यहां पे और T। तो एक हीट का फॉर्मूला तुम लोगों को या हम लोगों को देखने को मिलेगा, I स्क्वायर RT। याद रखना, एनर्जी ही एनर्जी कौन सी है, हीट है, दोनों इक्वल है। अगर आपको बोले हीट फाइंड करो तो एनर्जी, हीट एनर्जी फाइंड करना, एनर्जी बोले तो भी हीट एनर्जी फाइंड करना, स्पेसिफिक कभी बोलता नहीं है। तो हीट का फॉर्मूला क्या बनता है, VIT, और ये वर्क ही है, ये ही वर्क है। अगर चाहो तो इसको ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट इक्वल टू एक फॉर्मूला VIT, हीट इक्वल टू एक फॉर्मूला I स्क्वायर RT। ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर हीट, यानी यही करंट का हीटिंग इफेक्ट है, जो करंट को इनपुट के फॉर्म में ले, इनपुट में ले, यानी वो करंट को ले, लेकिन बदले में हमको हीट दे, बदले में हमको हीट दे। वो कौन कौन से, जैसे आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, हीटर हो गया, ये सारे बदले में ये करंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन बदले में हमको आउटपुट के फॉर्म में क्या देते हैं, हीट जनरेट करके देते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन बल्ब, हीटिंग इफेक्ट के लिए बल्ब को भी अपन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, लाइट एमिट करने के लिए हमने हीटिंग इफेक्ट को यूज किया हुआ है। कैसे यूज किया हुआ, मान लो हमने कोई बल्ब लगाया हुआ है किसी भी होल्डर में, किसी भी प्लग में, तो भाई वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है, लेकिन हमको क्या दे रहा है, हमको दे रहा है लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी बिना कोई ऑब्जेक्ट हीट हुए कैसे लाइट निकाल सकती है, नहीं निकाल सकती है। तो टंगस्टन क्या करता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। भाई ये बहुत ज्यादा एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ले लेता है, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी लेने के बाद ये हीट होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है, ये मेल्ट नहीं होता। जब ये मेल्ट नहीं होता तो ये अपनी एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके आउटपुट के फॉर्म में देने लगता है। सभी मेटल ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होती है। अगर मैंने कॉपर लगा लिया, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट इससे कम होगा। अगर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट इससे कम होगा तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी तो वो उसको मेल्ट कर देगी, तो भाई वो मेल्ट हो जाएगा। अब जब मेल्ट हो जाएगा तो वो लाइट के फॉर्म में कैसे रेडिएट कर पाएगा, कोई एनर्जी लाइट के फॉर्म में रेडिएट नहीं करेगा। हमने घर में जो मेन जहां से सप्लाई आती है, मेन सप्लाई को डायरेक्ट किसी बोर्ड में थोड़ी ऐड कर देते हैं, मीटर से कनेक्ट करते हैं, फिर वो फ्यूज से कनेक्ट होता है। तो भाई घर में फ्यूज क्यों लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को वो सेव कर सके, इसलिए लगाया जाता है। अगर ज्यादा करंट आए, ज्यादा वोल्टेज का करंट आए तो वो मेल्ट हो जाता है। अब ये क्या बोल रहा है, स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट, हाई करंट को फ्लो होने से, आगे भेजने से रोकता है। किसके, ये जो फ्यूज होता है मेड ऑफ एन एलॉय, मिली जुली कुछ धातु का बनाया जाता है, मेड ऑफ एन एलॉय। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम कॉपर ले सकते हैं, और आयरन और लेड ले सकते हैं। एल्यूमिनियम कॉपर का फ्यूज ले लीजिए, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रहता है, और आयरन और लेड ले लीजिए, इन दोनों का भी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रहता है। लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है फ्यूज वायर का, और रेजिस्टिविटी इनकी हाई रहती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना। कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको हम याद रखना भैया पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते। फ्यूज वायर को हमेशा सर्किट में, हमारे घर में जब सर्किट कंप्लीट होता है तो उस फ्यूज वायर को हम कनेक्ट करते हैं, किसमें, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फ्यूजेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड, कोई एग्जैक्ट पर्पस है फ्यूज वायर से, या 1 एम्पियर का करंट चला जाए, 2 एम्पियर का चला जाए, 3 एम्पियर का चला जाए, 5 एम्पियर का चला जाए, किसी रीजन पर 10 एम्पियर का चला जाए। हम लोग अपने घर में 6 एम्पियर टू 10 एम्पियर तक का करंट यूज कर लेते हैं।
तो अगर 10 एम्पियर मैंने यहाँ पे, ये मेरा घर है ऐसा समझ लो, और 2 वायर कहीं से आ रही है, और ये मैंने पूरे वायर को क्या कर दिया, अपने घर में दीवार के अंदर अंडरग्राउंड करके रखा है, करंट जा रहा है, और यहाँ पे मैंने एक फ्यूज वायर लगाया, यहाँ मीटर उटर लगाया, ठीक है, और मेन करंट इतना आ रहा। अभी ये जो करंट है आई की वैल्यू 6 एम्पियर आ रही है, तो फ्यूज अच्छे से जाने देता है। आई की वैल्यू 7 एम्पियर है, करंट अच्छे से जाने देता है। करंट की वैल्यू 8 एम्पियर है, करंट अच्छे से जाने देता है। करंट की वैल्यू 9 एम्पियर है, करंट अच्छे से फ्यूज अच्छे से उस करंट को जाने देता है। भाई करंट 10 एम्पियर है, 6 एम्पियर टू 10 एम्पियर तक के अच्छे से करंट को भेज पा रहा है ये फ्यूज वायर। जैसे 10 एम्पियर से ज्यादा करंट होगा, 11, 12, 13, और मेरे इंस्ट्रूमेंट को नुकसान होने वाला है, तो ये फ्यूज वायर यहीं से मेल्ट हो जाएगा, यहीं से मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, टूट जाएगा। और जब ये मेल्ट हो जाता है तो ये करंट को आगे अच्छे से नहीं भेज पाता है, नहीं भेज पाता। इसलिए ये हीटिंग इफेक्ट का ही एक एप्लीकेशन है, आप लोगों को इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। इससे ज्यादा करंट ज्यादा तो थोड़ा सा नुकसान हमको सहना पड़ जाएगा। कभी कभार याद रखना, हम लोगों ने घर में जाके एक जीआई तार आता है, उसको फ्यूज में नहीं बांध देना, जहां पे हमने ग्रिप लगा देना वहां पे फ्यूज लगाते हैं अपन, तो उसको हार्ड वायर से नहीं बांध देना, नहीं ज्यादा करंट आएगा तो पूरे डिवाइस को अपने खराब करके चला जाएगा जो घर में लगा है। तो नॉर्मल या तो आप एल्यूमिनियम कॉपर का मिला जुला कोई यूज कर लो, या बहुत पतला वायर यूज कर लो जिसमें से करंट 5 एम्पियर 10 एम्पियर तक का चला जाए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमको कितने एम्पियर तक के फ्यूज की रिक्वायर्ड है। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक अप्लायंसेस है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक आयरन बोलता हूँ। इलेक्ट्रिक आयरन मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये कितने किलोवाट का पावर कंज्यूम करता है, 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है। कितने वोल्टेज पर, 220 वोल्टेज पर, 220 वोल्टेज पर इसको 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। तो मैंने एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई। आई की वैल्यू मेरे को चाहिए, P यहां जाएगा, P डिवाइडेड बाई V, आई की जगह आई, P की वैल्यू मेरे को कितना पावर है ये, अरे भाई 1 किलोवाट, यानी ये पावर दिया है, ये पावर की यूनिट है। किलोवाट जो होता है वो पावर की यूनिट होती है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट डिवाइडेड बाई 220। अब इसको कट करा लेते हैं, ये वाट है, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, और 220 वोल्ट में 220 वोल्ट। तो वाट को मैंने वाट लिख दिया, वोल्ट को मैंने वोल्ट लिख दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 से कट करा लिए, 4.5 रिजल्टेंट आया। तो आई की वैल्यू कितनी मिल गई, 4.5। इस केस में मेरे को 5 एम्पियर तक का फ्यूज लगाना पड़ेगा। अगर पावर ज्यादा ले रहा है तो मेरे को फ्यूज की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर ये पावर कंज्यूम ज्यादा ले रहा है, अभी 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट होता तो हो सकता है इससे ज्यादा मेरे को फ्यूज वायर लगाना पड़ता, इससे ज्यादा एम्पियर उसमें से चला जाए करंट, उतना फ्यूज वायर लगाना पड़ता। तो फ्यूज वायर लगाने का एक तरीका यह है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कितना करंट, कितना वोल्टेज हमारे घर में आ रहा है, जितना वोल्टेज आ रहा है, और उस इंस्ट्रूमेंट में पावर कंज्यूम कितना है, यानी मैक्सिमम कितना पावर कंज्यूम कर सकता है। तो जितना पावर वो कंज्यूम कर सकता है वो, और जो वोल्टेज है वो अगर डिवाइड कराएंगे हमको मिलेगी करंट की वैल्यू। अगर इतनी करंट की वैल्यू मिलती है तो हम इतने एम्पियर तक के फ्यूज वायर को घर के सर्किट में सीरीज में अपन ऐड कर देते हैं, और हमारा इससे ज्यादा अगर करंट फ्यूज से गया तो वो मेल्ट हो जाएगा, करंट हमको फ्लो नहीं मिलेगा, सर्किट हमारा क्या रह जाएगा, सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बिना चेक किए, बिना जांच किए ऐसे लगा दिया, 10 एम्पियर तक का, 20 एम्पियर तक का लगा दिया, हमारा एप्लायंसेस कितने की क्षमता है सहने की, भाई 1 किलोवाट इतना ही तो सह पा रहा है, 4.5 एम्पियर तक का करंट, ठीक है। अब इससे ज्यादा करंट आया, तुमने फ्यूज वायर यहाँ पे 10 एम्पियर का लगा दिया, भाई ये ज्यादा से ज्यादा कितना सह पा रहा है, 4.5 एम्पियर का। अब यहां तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर का करंट इससे निकल के चला जाएगा फ्यूज वायर से। अब 10 एम्पियर का करंट फ्यूज वायर से अगर निकल कर चला गया, इसका क्या मतलब है, ये हमारे जो सर्किट अंदर लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक आयरन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन करंट कितना ले रहा है, 4.5 एम्पियर। तो लगभग कितना हमने कर देना है, 5 एम्पियर तक का करंट ये कंज्यूम कर पाएगा। तो ऐसे चेक करते हैं फ्यूज वायर को कि कितने एम्पियर तक का फ्यूज वायर अपन लगा सकते हैं।